दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सोचते हैं युद्ध सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि युद्ध हर जगह है। आपके ऑफिस में, आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में। और जो लोग इस सच्चाई को नहीं समझते, वे हमेशा हारते हैं। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की सबसे खतरनाक किताब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर के उन 3 सबसे क्रूर लेकिन शक्तिशाली रणनीतियों को जानेंगे जो आपको हर प्रतियोगिता में विजेता बना सकती हैं। अगर आप इन रणनीतियों को नहीं जानते तो आप पहले ही हार चुके हैं। सुनते रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली रणनीति जो हम सीखेंगे वह है खुद को युद्ध की मानसिकता में ढालना। ज्यादातर लोग शांति और सद्भावना में विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अच्छे काम करेंगे तो दुनिया उन्हें पुरस्कृत करेगी। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। इतिहास गवाह है कि जो लोग शांति में विश्वास करते हैं वे हमेशा उन लोगों से हार जाते हैं जो युद्ध की तैयारी करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि युद्ध में जीत उसी की होती है जो हमेशा हमले के लिए तैयार रहता है। आपको अपनी जिंदगी को एक अभियान की तरह देखना होगा। हर दिन एक लड़ाई है, हर बातचीत एक रणनीतिक चाल है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप सिर्फ अपना काम करते रहेंगे और सफलता अपने आप आ जाएगी, तो आप गलत हैं। आपके आसपास के लोग आपको पीछे छोड़ने की योजना बना रहे हैं। आपको पहले हमला करना होगा। यह मानसिकता बदलाव आसान नहीं है। हम सभी को बचपन से यह सिखाया जाता है कि आक्रामक होना गलत है, कि हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन यह केवल उन लोगों को कमजोर बनाने की एक सामाजिक चाल है जो असली खिलाड़ी नहीं है। देखिए, सहयोग तब तक ठीक है जब तक आप शक्तिशाली स्थिति में हैं। लेकिन अगर आप कमजोर हैं और सहयोग कर रहे हैं तो आप सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको अपने मन में यह स्पष्टता रखनी होगी कि यह एक युद्ध है। जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो यह सिर्फ एक बातचीत नहीं है, यह एक युद्ध का मैदान है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो यह सिर्फ काम नहीं है, यह एक अभियान है। और जब आप किसी से बात करते हैं तो हर शब्द एक हथियार है। इस मानसिकता को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हमेशा तैयार रहते हैं। आप कभी आश्चर्यचकित नहीं होते, आप कभी पीछे नहीं रह जाते। जूलियस सीजर ने रोम पर विजय इसलिए प्राप्त की क्योंकि उसने हमेशा अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की गलती नहीं की। उसने हर स्थिति को एक संभावित युद्ध के रूप में देखा और इसीलिए वह हमेशा जीता। आपको भी यही करना है। अपनी जिंदगी के हर पहलू को रणनीतिक रूप से देखना शुरू करें। सोचें कि कौन आपका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, कौन आपकी सफलता से खतरा महसूस कर सकता है, और फिर उनसे पहले कदम उठाएं। दूसरी शक्तिशाली रणनीति है अपने दुश्मन को चुनना और उसे अलग करना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे सभी से लड़ने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें हर किसी को खुश करना है, हर किसी से अच्छे संबंध रखने हैं। लेकिन यह कमजोरी है। जब आप सभी के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं तो आप किसी के भी दोस्त नहीं होते। आपकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती, और जब संकट आता है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको जानबूझकर एक दुश्मन चुनना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना। आपको एक दुश्मन बनाना चाहिए, लेकिन किसी भी दुश्मन को नहीं, एक रणनीतिक दुश्मन को। ऐसा दुश्मन जो आपकी पहचान को मजबूत बनाए। ऐसा दुश्मन जो लोगों को यह समझाए कि आप किसके खिलाफ खड़े हैं। देखिए, इतिहास में सबसे महान नेता वे नहीं थे जो सभी से प्यार करते थे। सबसे महान नेता वे थे जिनके स्पष्ट दुश्मन थे। विंस्टन चर्चिल को याद करें। उनकी महानता इसलिए नहीं थी कि वे सभी से प्यार करते थे। उनकी महानता इसलिए थी कि उन्होंने हिटलर और नाजीवाद के खिलाफ एक स्पष्ट रुख अपनाया। उनके पास एक स्पष्ट दुश्मन था और इसने उन्हें एक नायक बना दिया। अब सवाल यह है कि आप अपना दुश्मन कैसे चुनें। यह बहुत सावधानी से करना होगा। आपका दुश्मन वह होना चाहिए जो आपकी विचारधारा के विपरीत हो। अगर आप नवाचार में विश्वास करते हैं तो आपका दुश्मन पुरानी सोच होनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी में विश्वास करते हैं तो आपका दुश्मन भ्रष्टाचार होना चाहिए। लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति में भी प्रतिबिंबित करना चाहिए। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी विचारधारा के विरुद्ध खड़ा हो, और फिर आपको उसे अलग करना होगा।
अलग करने का मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति को उसके समर्थकों से अलग कर दें। आप उसकी शक्ति के स्रोतों को काट दें। आप उसे अकेला कर दें। यह बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। जब किसी व्यक्ति के पास उसके समर्थक नहीं होते तो वह कमजोर हो जाता है और कमजोर दुश्मन को हराना आसान होता है। हैनिबल ने रोमन सेना को इसी तरह हराया था। उसने रोमनों को उनके सहयोगियों से अलग किया। उसने एक एक करके उनके समर्थकों को तोड़ा और जब रोम अकेला रह गया तो वह कमजोर हो गया। आपको भी यही करना है। अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके नेटवर्क से अलग करें, उसके समर्थकों को अपनी तरफ खींचें और जब वह अकेला हो जाए तो उस पर निर्णायक हमला करें। तीसरी और शायद सबसे खतरनाक रणनीति है दुश्मन को उसकी ताकत से हराना। यह बहुत ही उन्नत युद्ध तकनीक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आपको दुश्मन की कमजोरी पर हमला करना चाहिए और यह सही भी है कुछ हद तक, लेकिन असली मास्टर वह है जो दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल देता है। यह कैसे संभव है? यह तब संभव होता है जब आप दुश्मन की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसे अति आत्मविश्वासी बना देते हैं, उसे यह महसूस कराते हैं कि वह अजेय है, और फिर जब वह अपनी ताकत पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है तो आप उसी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिकंदर महान की पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई। पर्शियन सेना की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल संख्या थी। लाखों सैनिक, अनगिनत घोड़े और हाथी, यह उनका सबसे बड़ा गर्व था। लेकिन सिकंदर ने इसी ताकत को उनकी कमजोरी बना दिया। उसने ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें पर्शियन सेना की विशाल संख्या उनके लिए एक बोझ बन गई। उसने संकरे मैदानों में युद्ध किया जहां पर्शियन सेना की संख्या का कोई फायदा नहीं था। उसने उनकी सप्लाई लाइनों को काटा जिससे इतनी बड़ी सेना को खाना खिलाना असंभव हो गया, और अंततः पर्शियन सेना की सबसे बड़ी ताकत, उनकी विशाल संख्या, उनकी हार का कारण बन गई। आपको भी अपनी जिंदगी में यही करना है। अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को पहचाने, वह क्या करने में अच्छा है, किस बात पर उसे गर्व है, और फिर एक ऐसी स्थिति बनाएं जहां उसकी ताकत एक समस्या बन जाए। अगर आपका प्रतिद्वंद्वी बहुत तेजी से काम करने में विश्वास करता है तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जहां धैर्य और सावधानी की जरूरत हो। अगर वह अपनी आक्रामकता पर गर्व करता है तो एक ऐसी स्थिति बनाएं जहां कूटनीति की जरूरत हो। उसकी ताकत को उसकी कमजोरी में बदल दें। लेकिन यह रणनीति केवल युद्ध के मैदान या कॉरपोरेट दुनिया में ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी काम करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व करता है। वह हमेशा सबसे चालाक बनने की कोशिश करता है। तो आप क्या करेंगे? आप उसे ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां उसकी बुद्धिमत्ता उसे उलझा दे। आप उसे इतना सोचने पर मजबूर करेंगे कि वह खुद ही गलतियां करने लगे। यह बहुत ही शक्तिशाली है। रॉबर्ट ग्रीन यह भी कहते हैं कि युद्ध में गति बहुत महत्वपूर्ण है। धीमे लोग हमेशा हारते हैं। आपको तेजी से सोचना होगा, तेजी से काम करना होगा और तेजी से निर्णय लेना होगा। लेकिन यह तेजी अंधी नहीं होनी चाहिए, यह रणनीतिक तेजी होनी चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति थी। वे इतनी तेजी से युद्ध के मैदान में घूमते थे कि दुश्मन को समझ नहीं आता था कि वे कहां से हमला करेंगे। इसी तेजी ने उन्हें यूरोप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। आपको भी अपनी जिंदगी में तेजी लानी होगी। जब अवसर आए तो तुरंत उसे पकड़ ले। जब कोई समस्या हो तो तुरंत उसका समाधान ढूंढे। धीमे रहना मतलब हारना है। अब बात करते हैं रक्षात्मक युद्ध की। हाँ, हमेशा हमला करना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको अपनी रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन रक्षा का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हो जाएं। रक्षा का मतलब है रणनीतिक रूप से पीछे हटना और फिर सही समय पर प्रहार करना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कमजोर स्थिति में हो तो सीधा हमला न करें, पीछे हटें, अपनी ताकत इकट्ठा करें और जब समय सही हो तो हमला करें। यह वही रणनीति है जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी क्रांति में इस्तेमाल की थी। ब्रिटिश सेना उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, तो उन्होंने सीधी लड़ाई से बचा। वे पीछे हटते रहे, गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे और ब्रिटिश सेना को थकाते रहे, और अंततः उन्होंने जीत हासिल की। एक और महत्वपूर्ण बात है जो रॉबर्ट ग्रीन सिखाते हैं,
वह है भावनाओं को नियंत्रित करना। युद्ध में भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप गलत निर्णय लेते हैं। जब आप डर जाते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं, और जब आप अति आत्मविश्वासी होते हैं तो आप लापरवाह हो जाते हैं। आपको हर समय शांत और नियंत्रित रहना होगा। आपको अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह रखना होगा जो केवल तथ्यों और रणनीति के आधार पर काम करता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। इतिहास में सबसे बड़ी हार भावनाओं के कारण हुई है। नेपोलियन की रूस में हार इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपनी अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया। हिटलर की हार इसलिए हुई क्योंकि उसने गुस्से में आकर गलत निर्णय लिए। और आज भी बिजनेस की दुनिया में लोग अपनी भावनाओं के कारण हार जाते हैं। आपको इससे बचना होगा। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो शांत रहे। जब कोई आपको डराने की कोशिश करे तो साहसी बने, और जब आप जीत रहे हों तो विनम्र रहें। यह आपको अजेय बना देगा। रॉबर्ट ग्रीन यह भी बताते हैं कि युद्ध में सूचना सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति ज्यादा जानता है वह जीतता है। आपको हमेशा अपने दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी योजनाएं क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके डर क्या हैं। जब आप यह सब जानते हैं तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। दूसरी विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत का सबसे बड़ा कारण उनकी खुफिया जानकारी थी। उन्होंने जर्मन कोड तोड़ दिया और इससे उन्हें हर हमले की पहले से जानकारी हो जाती थी। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज की डिजिटल दुनिया में जानकारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आपको सोशल मीडिया, न्यूज और अपने नेटवर्क से लगातार जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। पता करें कि आपके प्रतिद्वंद्वी क्या कर रहे हैं। पता करें कि बाजार में क्या चल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, पता करें कि लोग क्या सोच रहे हैं। जब आप यह सब जानते हैं तो आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। अब बात करते हैं गठबंधनों की। युद्ध में अकेले लड़ना मूर्खता है। आपको सहयोगी चाहिए, लेकिन सहयोगी चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गलत सहयोगी आपको जीत से हार की ओर ले जा सकता है। आपको ऐसे सहयोगी चाहिए जो आपके लक्ष्यों को साझा करे, लेकिन जो आपसे कमजोर हों। अगर आपका सहयोगी आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वह जल्दी ही आपका प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से गठबंधन बनाएं जो आपकी मदद कर सकें, लेकिन जो आपको चुनौती न दे। रॉबर्ट ग्रीन एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, और वह है प्रतीकों और छवियों की शक्ति। युद्ध केवल भौतिक नहीं होता, यह मानसिक भी होता है। आपको अपनी एक शक्तिशाली छवि बनानी होगी। लोगों को यह महसूस कराना होगा कि आप अजेय हैं। यह डर और सम्मान का मिश्रण बनाता है जो बहुत शक्तिशाली है। जब लोग आपसे डरते हैं और साथ ही आपका सम्मान करते हैं तो वे आपके सामने कभी नहीं खड़े होते। चंगेज खान ने यही किया था। उसने अपनी इतनी खौफनाक छवि बनाई कि कई शहर बिना लड़े ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते थे। यह प्रतीकों और छवियों की ताकत है। आधुनिक दुनिया में आपकी ब्रांड इमेज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे आप एक व्यक्ति हो या एक कंपनी, आपको एक मजबूत इमेज बनानी होगी। लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किसके लिए खड़े हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप किसके खिलाफ खड़े हैं। यह स्पष्टता आपको शक्तिशाली बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन यह भी कहते हैं कि युद्ध में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हर लड़ाई तुरंत नहीं जीती जा सकती। कभी कभी आपको इंतजार करना पड़ता है, सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। आपको धैर्य रखना होगा, अपनी योजना पर टिके रहना होगा, और जब सही समय आए तो निर्णायक रूप से हमला करना होगा। फेबियस मैक्सिमस ने हैनिबल को इसी तरह हराया था। उसने सीधी लड़ाई से बचा, धैर्य रखा और हैनिबल की सेना को धीरे धीरे कमजोर करता रहा। अंततः हैनिबल हार गया। अंत में रॉबर्ट ग्रीन की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि युद्ध कभी खत्म नहीं होता। जब आप एक लड़ाई जीतते हैं तो अगली लड़ाई शुरू हो जाती है। आपको हमेशा सतर्क रहना होगा, हमेशा तैयार रहना होगा। जो लोग जीत के बाद आराम करते हैं वे जल्दी ही हार जाते हैं। इतिहास इसका गवाह है। रोमन साम्राज्य ने जब अपनी जीत के बाद आराम किया तो वह धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंततः नष्ट हो गया।
आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद तुरंत अगला लक्ष्य बनाना होगा। यही सफलता का असली रहस्य है। द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर केवल युद्ध की किताब नहीं है, यह जीवन की किताब है। रॉबर्ट ग्रीन हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक रणनीतिक अभियान की तरह जी सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रतिद्वंद्वियों को हरा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं। याद रखें, युद्ध केवल युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता, यह हर जगह लड़ा जाता है। आपके ऑफिस में, जहां आपके सहकर्मी आपकी पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आपके बिजनेस में, जहां आपके प्रतिद्वंद्वी आपके ग्राहक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां तक कि आपके निजी रिश्तों में भी, जहां शक्ति का संतुलन हमेशा बदलता रहता है। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं और इन रणनीतियों को अपनाते हैं, वे हमेशा जीतते हैं, और जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, वे हारते हैं। अब बात करते हैं कुछ और गहरी रणनीतियों की, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि युद्ध में अनिश्चितता का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। जब आपके दुश्मन को यह नहीं पता होता कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो वह भ्रमित और कमजोर हो जाता है। आपको अप्रत्याशित बनना होगा, कभी एक पैटर्न में न फंसे। अगर आप हमेशा एक ही तरीके से काम करते हैं, तो आपके दुश्मन आपको आसानी से समझ लेंगे और आपके खिलाफ रणनीति बना लेंगे। माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला युद्ध में यही किया था। उनकी सेना कभी एक जगह नहीं टिकती थी, कभी यहां हमला करती, कभी वहां, कभी दिन में, कभी रात में। उनके दुश्मन कभी नहीं जान पाते थे कि अगला हमला कहां होगा। यह अनिश्चितता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपको भी अपनी जिंदगी में यही करना है। अपने प्रतिद्वंद्वियों को अंधेरे में रखें। उन्हें कभी यह न बताएं कि आप अगला क्या करने वाले हैं। यह आपको एक रहस्यमयी और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना देगा। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है दुश्मन को उसकी गलतियों से सीखने का मौका न देना। जब आपका दुश्मन एक गलती करता है, तो तुरंत उस पर हमला बोल दें। उसे संभलने का समय न दें, उसे सोचने का मौका न दें। निर्णायक रूप से और तेजी से हमला करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को समय देते हैं, तो वह अपनी गलती से सीख जाएगा और मजबूत होकर वापस आएगा। लेकिन अगर आप तुरंत हमला करते हैं, तो आप उसे पूरी तरह तोड़ सकते हैं। ब्लिट्जक्रीग, जर्मनी की बिजली युद्ध रणनीति इसी सिद्धांत पर आधारित थी। जर्मन सेना इतनी तेजी से हमला करती थी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। एक के बाद एक हमले होते रहते थे और दुश्मन पूरी तरह से हार मान लेता था। आपको भी अपने जीवन में यही करना है। जब आपके प्रतिद्वंद्वी कमजोर हों, तो तुरंत आगे बढ़ें, उन्हें वापस आने का मौका न दें। रॉबर्ट ग्रीन यह भी बताते हैं कि युद्ध में मनोवैज्ञानिक खेल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने दुश्मन के दिमाग में घुसना होगा, उन्हें डराना होगा, उन्हें भ्रमित करना होगा और उन्हें कमजोर बनाना होगा। यह शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। जब आप किसी के दिमाग को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप उसे हरा चुके होते हैं। संत ताजू ने कहा था कि सर्वोच्च युद्ध कला दुश्मन को बिना लड़े हराना है, और यह तभी संभव है जब आप मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें हरा दें। इसका एक शक्तिशाली तरीका है अपने दुश्मन के अहंकार को बढ़ाना। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें आत्मविश्वास से भर दें, और जब वे पूरी तरह से अति आत्मविश्वासी हो जाएं, तो उन पर हमला करें। यह बहुत ही क्रूर लेकिन प्रभावी रणनीति है। क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को इसी तरह अपने नियंत्रण में रखा था। उसने उनके अहंकार को इतना बढ़ा दिया कि वे उसके जाल में फंस गए। अब बात करते हैं एक ऐसी रणनीति की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वह है हार को जीत में बदलना। कभी कभी आप हारते हैं, यह जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन असली योद्धा वह नहीं है जो कभी नहीं हारता, बल्कि वह है जो हार से सीखता है और वापस मजबूती से आता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर हार में एक अवसर छिपा होता है, आपको बस उसे ढूंढना होगा। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। यह एक बहुत बड़ी हार थी, लेकिन उन्होंने इस हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने दुश्मनों को समझा।
अपनी रणनीति को परिष्कृत किया, और जब वे बाहर आए तो वे एक ऐसे नेता बन चुके थे जो पूरी दुनिया का सम्मान पाता था। यह है हार को जीत में बदलने की कला। आपको भी हर हार से कुछ सीखना है। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है, बशर्ते आप उससे सीखें। रॉबर्ट ग्रीन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और वह है कि युद्ध में नैतिकता एक विलासिता है, एक आवश्यकता नहीं। यह बहुत ही विवादास्पद बात है, लेकिन यह सच है। जब आपका अस्तित्व दांव पर हो तो आपको वह सब करना होगा जो जरूरी है। आप नैतिक नियमों से बंधे नहीं रह सकते जब आपका दुश्मन उन नियमों को तोड़ रहा हो। यह एक कठोर सत्य है, लेकिन यह युद्ध की वास्तविकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से अनैतिक हो जाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको अपनी नैतिकता को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। जब यह आपके फायदे में हो तो नैतिक बने। लोग आपका सम्मान करेंगे, आप पर भरोसा करेंगे, लेकिन जब आपका अस्तित्व खतरे में हो तो आपको वह करना होगा जो जरूरी है। यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं समय की रणनीति की। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप समय का इस्तेमाल अपने दुश्मन के खिलाफ कर सकते हैं। अगर आपका दुश्मन जल्दबाजी में है तो आप देरी करें, उन्हें इंतजार कराएं, उन्हें निराश करें, और जब वे अधीर हो जाएं तो वे गलतियां करेंगे। दूसरी ओर, अगर आपका दुश्मन धीमा और आलसी है तो आप तेजी से आगे बढ़ें, उन्हें पीछे छोड़ दें। फर्डिनेंड और इसाबेला ने स्पेन में मूरों को इसी तरह हराया था। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे एक एक शहर पर कब्जा किया। मूर इंतजार करते रहे कि शायद स्पेनिश सेना थक जाएगी और वापस चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पेनिश सेना धैर्यपूर्वक आगे बढ़ती रही और अंततः पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया। यह है समय की शक्ति। रॉबर्ट ग्रीन यह भी कहते हैं कि युद्ध में संसाधनों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास चाहे कितनी भी ताकत हो, अगर आप अपने संसाधनों को बर्बाद करते हैं तो आप हार जाएंगे। आपको हर चीज का सावधानी पूर्वक उपयोग करना होगा। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना पैसा, अपना ध्यान, ये सभी सीमित संसाधन हैं। आपको इन्हें केवल उन लड़ाइयों में लगाना चाहिए जो वाकई महत्वपूर्ण हैं। छोटी छोटी लड़ाइयों में अपने संसाधन बर्बाद न करें। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का एक बड़ा कारण यह था कि उसने अपने संसाधनों को बहुत सारे मोर्चों पर फैला दिया। वे एक साथ सोवियत संघ, ब्रिटेन और बाद में अमेरिका से लड़ रहे थे। यह बहुत बड़ी गलती थी। उनके संसाधन सीमित थे और उन्होंने उन्हें बर्बाद कर दिया। आपको इससे सीखना है। अपने संसाधनों को केंद्रित रखें। एक समय में एक लड़ाई लड़े और उसे पूरी ताकत से लड़े। अब बात करते हैं टीम बनाने की। युद्ध में आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन टीम बनाना एक कला है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो वफादार हों, कुशल हों और जो आपके विजन को साझा करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको चुनौती न दें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक नेता को हमेशा सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। अगर आपकी टीम में कोई आपसे ज्यादा शक्तिशाली या प्रतिभाशाली है तो वह जल्दी ही आपकी जगह लेने की कोशिश करेगा। जूलियस सीजर ने इस गलती से सीखा। उसने ब्रूट्स और अन्य सीनेटरों को अपने करीब रखा, सोचा कि वे वफादार हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि सीजर बहुत शक्तिशाली हो गया है तो उन्होंने उसे मार दिया। यह सबक है कि आपको अपनी टीम पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। वफादारी को कभी भी स्वाभाविक न माने, इसे लगातार परखते रहे। रॉबर्ट ग्रीन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और वह है कि हर युद्ध की अपनी लय होती है। कभी आप हमला कर रहे होते हैं, कभी आप रक्षा कर रहे होते हैं, कभी आप तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, कभी आप पीछे हट रहे होते हैं। आपको इस लय को समझना होगा और उसके अनुसार अपनी रणनीति बदलनी होगी। एक ही रणनीति हर समय काम नहीं करती। आपको लचीला होना होगा। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली ने इस कला को सिद्ध किया था। उनकी प्रसिद्ध फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी रणनीति इसी बात को दर्शाती है। वे लगातार अपनी शैली बदलते थे, कभी तेजी से हमला करते, कभी रक्षात्मक हो जाते। उनके प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं जान पाते थे कि अगला क्या होगा। यह है लय की कला। आपको भी अपनी जिंदगी में यही करना है। अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है खुद को जानना। सन ओत्जू ने कहा था, अगर आप दुश्मन को जानते हैं
और खुद को भी जानते हैं तो आप 100 लड़ाइयों में भी नहीं हारेंगे। यह बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोग अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं जानते। वे अपनी क्षमताओं को या तो कम आंकते हैं या ज्यादा। दोनों ही खतरनाक हैं। आपको खुद का ईमानदार मूल्यांकन करना होगा। आपकी असली ताकत क्या है, आपकी असली कमजोरियां क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी सीमाएं क्या हैं। जब आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप ऐसी लड़ाइयां चुन सकते हैं जो आप जीत सकते हैं। आप अपनी ताकत के अनुसार रणनीति बना सकते हैं और आप अपनी कमजोरियों को छिपा सकते हैं। यह आपको एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बनाता है। तो यह थी रॉबर्ट ग्रीन की द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की सबसे शक्तिशाली रणनीतियां। सार यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में जीत के लिए आपको 3 चीजें याद रखनी हैं। पहली, हमेशा युद्ध की मानसिकता में रहें और कभी आत्मसंतुष्ट न हो। दूसरी, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी कमजोरी में बदलें। और तीसरी है अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हावी होने के लिए आप सकारात्मक प्रभाव का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो हमारी द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन वीडियो देखें। ऐसी ही गहन मनोवैज्ञानिक समरी के लिए ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली कौन सी रणनीतिक किताब की समरी चाहते हैं। धन्यवाद।